देखो इधर देखो ध्यान से, इससे पहले का जो डेरिवेशन था उसमें आपने किसके लिए पढ़ा था फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला पढ़ा था? रिवाइज कर ले थोड़ा सा, क्या पढ़ा था? n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ये पढ़ा था ना? अच्छा इधर देखो ध्यान से, बैठ जा, अरे कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा। अरे तेरे पीछे ही लगेगी ना, मुंह पे थोड़ी ना लग रही है, चौक ही है, बैठ जा। हम लोग के हाथ पूरे सने रहते हैं। सर मुंह पे लगेगी तो अच्छी बात है, लेकिन जहां लगा वहां पे बैठ जा बैठ जा, ठीक है। इधर देखो, ये फॉर्मूला था ना, किसके लिए पढ़ा था? किसके लिए पढ़ा था? कॉनकेव सरफेस के लिए पढ़ा था ना। क्या रहता था? n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। अच्छा एक बात हमेशा याद रखनी है, ये किसके लिए पढ़ते थे? जब रे किस में जा रही थी? रेयर टू डेंसर में जा रही थी। कुछ पुरानी बातें हैं, इनको याद रखना, ठीक है? किस में जाती है? रेयर से डेंसर में जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम दोनों मीडियम को लेके चलते हैं तो क्या लिखते थे? n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r लिखते थे। याद है या भूल गए हो? है ना? सो अगर रे रेयर से डेंसर में जा रही तो ये फॉर्मूला रहता था। जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है, किस में जा रही होती है? डेंसर टू रेयर के लिए लेते हैं हम, ऐसा आगे पढ़ने को मिलेगा। डेंसर से रेयर के लिए लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बदल जाता है, जहां पर n2 है वहां पे n1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन यू इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r, और कुछ नहीं बदलेगा। ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। बच्चा गलती करता है, यहां पे गलती पता क्यों करता है? उसको लगता है वो तो फॉर्मूला रटे हुए रखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो जा रहा है। तो कुछ दिमाग लगाना वहां पे। अभी तक हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता था कहां पर रहता था? रेयर मीडियम में रहता था ना। और जो आपका सरफेस रहता है वो कैसा रहता है? डेंसर रहता है। तो आपका जो इमेज बनता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कहां है? बाहर रहेगा ना। तो वो रेस कहां से जाती है? ऑब्जेक्ट से जाती है ना। तो रेयर से डेंसर में जा रही होती है रेस। और अगर ऐसी सिचुएशन में डेंसर से किस में आया? रेयर में। जो रियल एंड अपरेंट डेप्थ में होता है, जैसे ऑब्जेक्ट कहां? पानी के अंदर रखा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। सिर्फ कितना रिप्लेस होगा? जहां पर n2 है वहां पे n1, जहां पे n2 है वहां पे n1। शायद बात एक ही बोली मैंने, जहां पे n1 वहां पे n2, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? ओके, अब इसको रब कर दूं, सीधा डेरिवेशन पे चलते हैं। ये याद रखना, भूलना नहीं, कहीं पे चाहो तो नोट कर लो, ठीक है? कहीं पे चाहो तो नोट कर लो, हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या लगाओगे? कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। अच्छा, जब सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो उसको डायग्राम समझना है आपको उसका पहले तो, है ना? फिर बाद में बात करते हैं बाकी की। डायग्राम समझ लो पहले। तो सरफेस बेटा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा, कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा। हाँ, कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ होता है पार्ट, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्तल, है ना? उत्तल बोलते हैं इसको। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, ठीक है? बस हो गया, ठीक हो गया तुम्हारा। इधर देखो, अब यहां से नॉर्मल को डिवाइड करता है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सरफेस को डिवाइड कर देता है। तो डिस्ट्रैक्ट करता है तू, ठीक है? सो सरफेस को डिवाइड करने का काम कौन करेगा? मेन एक्सेस करेगा। यहां पर इसको कुछ बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं, पी, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? बाहर रखा है। इस मीडियम को हम थोड़ा सा कैसा बना लेते हैं? डेंसर बना लेते हैं, जिससे कि तुमको ऐसा फील हो कि हाँ डेंसर है, और चाहो तो लिख भी लें, ठीक है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम ऑलवेज कैसा लेते हैं? फर्स्ट मीडियम के तौर पे या सेकंड मीडियम के तौर पे? सेकंड मीडियम के तौर पे। तो ये आपका कैसा हो गया? सेकंड मीडियम। भले रे किसी भी मीडियम से आ रही हो, बार बार ये चीजें याद रखना है, ठीक है? ये आपका कैसा है? फर्स्ट मीडियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेरर, रेरर मीडियम। ये आपका क्या है? रेरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? बाहर रखोगे, ठीक है? यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस करके रख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब अच्छा ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो सरफेस है ना, इधर को मुड़ा है, ये सरफेस किधर को मुड़ा है? इधर को मुड़ा है ना। अगर सरफेस इधर को मुड़ा है तो इसका सी किधर होगा? ये सरफेस इधर को मुड़ा है तो इसका सी किधर होगा? मैं इसको सीधा बना देता हूं, अभी मैंने देखा है, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है? ये सरफेस किधर को होगा? इधर को होगा ना। सॉरी, जो इसका सी होगा वो इधर ही होगा ना, तो सी बना लेते हैं। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। डिस्टेंस क्या होती है? आर। ये बना लिया सी। अच्छा, सी क्या डिसाइड करता है? नॉर्मल। और नॉर्मल कब डिसाइड होगा? जहां पर रे पड़ेगी। तो रे कहां से जाएगी? ऑब्जेक्ट से। ये गई रे और यहां पे रे जाके पड़ गई, और रे को क्या करना पड़ा? मीडियम चेंज का सामना करना पड़ा। मीडियम कैसे चेंज हो रहा है? रेयर से डेंसर में। नॉर्मल कौन बनाएगा? ये बनाएगा। नॉर्मल का कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि तुम्हें दिखे। ये आपका क्या है?
ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये आपने क्या ड्रॉप कर लिया, नॉर्मल। नॉर्मल दिख रहा है ना सही से, नॉर्मल ड्रॉप कर लिया। अब नॉर्मल ड्रॉप करा तो रेयर से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम। तो नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर भागती है गधों, नॉर्मल के पास आएगी है, तो नॉर्मल के पास आएगी। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे नॉर्मल के पास आई, ठीक है। जब नॉर्मल से पास आई तो इसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर ये इस पॉइंट पे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज, ठीक है। ये रे पीछे आई है, ये इधर को जा रही है। अब इसमें देखो ध्यान से दिखते हैं एंगल, वहां पर कॉनकेव सरफेस के लिए एंगल बहुत छोटे छोटे बन रहे थे ना, ध्यान से देखना पड़ रहा था, इसके लिए बड़े बड़े बनेंगे एंगल, दिखेंगे ध्यान से, मतलब ठीक से। अब इसको हम सीधा मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए और इसको एच बोल देते हैं। पता है ना क्यों मानते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा में वैल्यू चाहिए होती है, अपना काम निकल जाएगा, फिर बाद में हम डिस्टेंस सारी कहाँ से ले लेंगे, पी से ले लेंगे, ठीक है। इसको एम बोल देते हैं और इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, ठीक है। नामकरण करना है, कुछ भी रख दो नाम, बस अच्छा लगे। अब इधर देखो, एंगल कौन डिसाइड करता है, नॉर्मल ना। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है, आई बनेगा। ये रे कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे है ना, अगर नॉर्मल के साथ ये एंगल भी बनाएगी तो ये एंगल क्या बनाएगी, आर, ये क्या बनेगा, आर बनेगा। और भी तुम एंगल बना सकते हो, इधर भी अगर आप एंगल बनाना चाहो, ये रे इधर को बेंड हुई थी ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर भी आपका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ अगर बनाना चाहो तो बना लो, हमें जहां पर नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। अभी हम इधर के ही एंगल लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले एंगल किसने बनाया था, इसने बनाया था ना, तो इसको क्या दोगे, अल्फा। फिर कौन बना था, ये बना था, तो इसको क्या मानोगे, बीटा, और इसको क्या मानोगे, गामा। इसको चाहो तो आप क्या मान सकते हो, θ1, θ2 और θ3 भी मान सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करते थे, याद है पुराने वाले डेरिवेशन का कुछ, क्या याद है पुराने वाले डेरिवेशन का कुछ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो इतना याद है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एक बात मैं बता दूं कि जब आप बुक में ये डेरिवेशन देखोगे थोड़ी बहुत लैंग्वेज होती है, और जब एग्जाम में आए ना, मैं आपको तब के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि ये जब एग्जाम में आए तो इसका जब डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम बनाने के बाद इसकी लैंग्वेज लिखोगे थोड़ी बहुत, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन में करा है ना वो तुम्हें थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, इससे क्या दिखता है, कॉपी थोड़ी सुंदर लगती है दिखने में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन आर। अब आपको क्या चाहिए होता है, आई और आर का वैल्यू चाहिए होता है, तो साइड में देख लो बेटा, आई और आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस तरह से लगेगी, पहले तो मैं आई और आर का वैल्यू चाहिए, यहां से देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है, ओ सी एन के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, आर है ना, दिखा कि नहीं दिखा, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, आर है। और ध्यान से देखो दूसरे वाले के लिए कैसे निकालोगे, जिसमें आपको किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, आर पता चल गया। अब आई का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये टोटल, ये वाली रे ली है, सॉरी ये वाली रे ली है, ये वाली रे ली है, तो इसके लिए क्या बनेगा, आई बनेगा। ये वाली रे ले रखी है ना आपने, ये वाला, ये नॉर्मल है पूरा, तो इसके लिए है ना। और किसके लिए निकालोगे, आर के लिए निकालोगे, तो देखो आर के लिए कौन सा बन रहा है, हाँ आई एन सी के लिए आर, और इसके लिए क्या बनेगा, बीटा, गामा बीटा, गामा बीटा। इधर देखो, कट 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 कट, ठीक है, हाँ इधर देखो, ये डिसाइड कर लेते हैं पहले, ध्यान से देख, ये क्या बन जाएगा, देखना पड़ेगा, बड़ा इरिटेटिंग है, एंगल आर, ओके फाइन 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 फाइन, हो गया ठीक है, ठीक है, ओके चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूस, कट 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 बोलना पड़ता है, इतना काट के। चलो अभी देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल से एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, इधर देखो ध्यान से, ये जो आपका पूरा ट्रायंगल बन रहा है इसके साथ एक एंगल ये भी तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। वैसे इस वाले एंगल की कोई नीड नहीं है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो रेज को पीछे बढ़ाता है, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, आर बनेगा एंगल, ठीक है। अब इसके लिए आर बनेगा तो कहां से बनेगा, आर कौन बना रहा है, ये बना रहा है ना, ये सीधी लाइन जा रही है ना, स्ट्रेट लाइन, इधर देख ध्यान से। सो आई सी एन के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, आर, और इसके लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए कौन है, ओ सी एन के लिए एंगल क्या है, आई। सो हम पहले क्या लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पहले तो ये लिया ओ सी एन,
ओ सी एन। तो ओ सी एन के लिए क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो ओ सी एन के लिए आई बन रहा है, आई के इक्वल में क्या रहेगा, आई के इक्वल में रहेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम किसके लिए लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला आई सी एन। सो आई सी एन, तो आई सी एन के लिए क्या है, आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, आर इज इक्वल टू बनेगा गामा प्लस बीटा। सो गामा प्लस बीटा, ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। आई और आर का वैल्यू कहां रखते हो, स्नेल्स लॉ में रखते हो ना। अब कुछ पुरानी बातें याद करो, क्या याद करो कि जो एंगल है ना, कौन से एंगल, आई एंड आर हैं, इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे हैं। सो जब बहुत ज्यादा एंगल छोटे होते तो वैल्यू किस तरह से लिखते हो, यहां पे देख लो, स्टार्टिंग से देखो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो तुम लोग तो यही भूल जाते हो कहां से नोट करना है, ठीक है। इधर देखो, सो आपका हो जाएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हो, n2 अपॉन n1, और जहां पर साइन आई था वहां पे आई आ जाएगा, और जहां पे साइन आर था वहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूं मैं। जो साइन आई और साइन आर एंगल अगर बहुत छोटे हो गए तो साइन को लीव कर दिया जाता है, आई और आर लिखेंगे, और स्मॉल वैल्यू को चाहो तो आप tan के साथ लिख सकते हो, लेकिन हमें यहां पर वैल्यू किसकी चाहिए, आई और आर की चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेशन की डिमांड है। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, n2r इज इक्वल टू n1i। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रख दो, आई और आर की। सो बेटा आर की वैल्यू क्या निकल के आई है, आर निकल के आया गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू n1i, क्या निकल के आया है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आया है, इसका मल्टीप्लाई करा दो। सो n2 गामा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 बीटा, ठीक है। बीटा पार्ट एक तरफ लेके जाओ तो n2 गामा, ये n1 इधर आएगा, सो माइनस का n1 अल्फा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 बीटा माइनस n2 बीटा। सो n2 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n1 माइनस n2, और बाहर कॉमन क्या ले लिया, बीटा। बीटा क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। तो बेटा उसके बाद इसको डाल दो थर्ड इक्वेशन डाल के छोड़ दो। अभी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, वही पुराना प्रोसेस जो पहले वाले डेरिवेशन में करते थे। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो पहले किसकी वैल्यू निकाल लें, अल्फा की। आपको पता है इफ आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, सो अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा ऑल्सो स्मॉल। बात समझ में आई ना। सो अल्फा बीटा गामा भी छोटे हैं। सो जो अल्फा होगा वो नियर अबाउट होगा किसके, tan अल्फा के। सो tan अल्फा अगर यहां पे पुट करोगे, tan अल्फा के लिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। सो tan अल्फा अगर पुट करोगे तो सारी डिस्टेंस कहां से लोगे, यहां से लोगे ना। सो ये कहां तक की डिस्टेंस है, u है ना ये, तो u आपका होगा। ये क्या है, v है, बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। और ये क्या है, r है। सो ये डिस्टेंस कैसी जाएगी, नेगेटिव जाएगी ना। सो निकल के क्या आ जाएगा आपका, माइनस का h अपॉन u, ठीक है। अब आप बीटा निकालोगे तो बीटा नियर अबाउट किसके रहेगा, tan बीटा के। सो ये क्या निकल के आएगा, बीटा नियर, बीटा के लिए क्या लोगे, ये डिस्टेंस लोगे ना, ये वाला ट्रायंगल लोगे। सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r, ये पॉजिटिव रहेगी बेटा, h अपॉन r, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव। गामा लोगे, गामा नियर अबाउट किसके होगा, tan गामा के होगा। सो ये क्या निकल के आ जाएगा, h अपॉन, और गामा कहां तक का डिस्टेंस है, इमेज तक का डिस्टेंस है, तो माइनस का v आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो, वही पुरानी प्रोसेस, माइनस का v रहेगा, माइनस ही लिया है बेटा। सो माइनस का v रहेगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे चाहो तो सेंटेंस बना के लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड। और हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटा है और जगह कम पड़ जाएगी, और पूरा डेरिवेशन कवर करना है बिना किसी रब किए हुए, बिना किसी पार्ट को मिटाए हुए, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो इक्वेशन थर्ड में, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा n2 गामा की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, गामा क्या है, h अपॉन v है ना, तो माइनस का h अपॉन क्या आ जाएगा, v माइनस n1। अल्फा की वैल्यू क्या है आपका, h अपॉन u, तो h अपॉन u, तो ये प्लस का u हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n1 माइनस n2, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, h अपॉन r। बेटा h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया होगा ना, इधर से माइनस कॉमन ले लो, इधर से माइनस कॉमन ले लो, नहीं समझे, ऐसे सोच ले, इधर से हमने माइनस h कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इधर से भी हमने माइनस h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा पहले जैसे फॉर्मूले जैसे बचेगा,
N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यही तो प्रूफ करना था। N1 की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। यही तो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अगर हम ऐसा कर देते हैं, हम N1 का वैल्यू वैसे कर क्यों देते हैं? हमको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग होगा तो उसको n मान लेते, तो क्या आ जाएगा? n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति? आई थिंक यहां तक का नहीं दिख रहा है, साइड का थोड़ा सा ब्लर जा रहा है, बट आई होप आप समझ सकते हो। चलिए बाकी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।